डेटन, ओहायो 1878 एक खिलौना जो सपने बन गया एक आम सा दिन था। बाहर बर्फ गिर रही थी। ठंडी हवाओं के बीच रेव. मिल्टन राइट अपने हाथ में एक ब्राउन पेपर पार्सल लेकर घर लौटे। उनके दो बेटे विल्बर और ऑविल फायरप्लेस के पास बैठे स्टोरी बुक पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खुलते सुना, दोनों दौड़ पड़े। पापा, क्या लाए हो? ऑर्वेल ने एक्साइटमेंट से पूछा। मिल्टन मुस्कुराए, एक छोटा सा सरप्राइज, बट बी केयरफुल, इट्स डेलिकेट। उन्होंने पैकेट खोला। उसमें था एक छोटा सा खिलौना हेलीकॉप्टर, जिसे एक रबर बैंड की मदद से उड़ाया जा सकता था। विल्बर ने उसे पकड़ा, रबर को ट्विस्ट किया, और जैसे ही उसे छोड़ा, खिलौना तेजी से ऊपर उठा। वो केवल कुछ सेकंड्स के लिए उड़ा, लेकिन उन कुछ सेकंड्स ने दोनों भाइयों के मन में कुछ परमानेंटली सेट कर दिया था। मैन कैन फ्लाई। उनकी आंखों में स्पार्क था, लेकिन सोसाइटी की नजरों में ये सिर्फ एक खिलौना था। पर उस दिन वो खिलौना नहीं उड़ा, एक सपना उड़ा था। विल्बर अब 18 के थे, इंटेलिजेंट, शार्प, बट क्वाइट। वो कई बार घंटों तक कुछ पढ़ते रहते या खामोश बैठे सोचते रहते। एक एक्सीडेंट में उनके दांत टूट गए और चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। इसने उन्हें इंट्रोवर्ट बना दिया। दूसरी तरफ ऑविल था थोड़ा नॉटी, बहुत क्यूरियस। उसे प्रिंटिंग प्रेसेस से लेकर काइट्स तक सब कुछ बनाना पसंद था। दोनों भाइयों में फर्क था, पर ड्रीम एक था। वो ड्रीम जिसे कोई क्लियरली समझ नहीं पा रहा था। शायद वो खुद भी नहीं। शुरुआत छोटे सपनों से होती है। ऑविल ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ स्क्रैप मटेरियल से बना ली। विल्बर ने उसमें मदद की। उन्होंने एक छोटी सी न्यूज़लेटर निकाली, द वेस्ट साइड न्यूज। बाद में उन्होंने अपनी बाइक रिपेयर शॉप शुरू की, इनाम रखा राइट साइकिल कंपनी। वे साइकिल बनाते, बेचते और कस्टमाइज करते। पर किसी और के लिए ये सिर्फ एक दुकान थी। उनके लिए ये एक लैब थी, एन आइडिया लैब। वाई कांट मैन फ्लाई लाइक बर्ड्स? विल्बर ने एक दिन ऑविल से पूछा। ऑविल ने कहा, मे बी बिकॉज ही स्टॉप ट्राइंग। दैट वॉज द मोमेंट व्हेन क्यूरियोसिटी मेट करेज। लाइब्रेरी से उड़ान शुरू होती है। विल्बर ने हर वो किताब पढ़नी शुरू की जो एरोनॉटिक्स पर थी, सर जॉर्ज केली, ऑक्टेव चानुते, ऑटो लिलियंथल, सबकी थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स और फेलियर्स। विल्बर लिखते थे, स्केच बनाते थे, कैलकुलेट करते थे। ऑर्वेल उसे विजुअलाइज करता, पार्ट्स बनाता, मशीन रेडी करता। उनकी पार्टनरशिप एकदम सिंक में थी, जैसे साइंस और आर्ट। सपनों के बीच ठोकरें आती हैं, उन्हें बार बार सोसाइटी, मीडिया और आसपास के लोगों से सुनने को मिलता, यू कांट मेक मैन फ्लाई। ये तो पागलपन है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स फेल हो गए, तुम क्या कर लोगे? बट उन्हें इन सबसे फर्क नहीं पड़ता था। उनकी माँ सूजन राइट ने बचपन में ही उन्हें सिखाया था, अगर कुछ बनाना है तो दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनो। फर्स्ट स्टेप काइट मॉडल्स। 1899 में विल्बर ने पहला लेटर लिखा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट को, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन फ्लाइट। वहीं से मिला उन्हें इंस्पिरेशन, और फिर शुरू हुआ उनके एक्सपेरिमेंट्स का सफर। पहले उन्होंने काइट्स बनाए, फिर ग्लाइडर्स के छोटे मॉडल। उन्होंने समझा उड़ना सिर्फ पंख फैलाना नहीं, वो एक प्रेसाइज साइंस है। किटी हॉक टेस्टिंग ग्राउंड ऑफ ड्रीम्स। 1900 में उन्होंने चुना एक दूरदराज जगह, नॉर्थ कैरोलिना की एक छोटी सी कोस्टल एरिया, किटी हॉक। क्यों? स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, ओपन सैंड ड्यून्स, कम लोग, कम डिस्ट्रैक्शंस और सॉफ्ट लैंडिंग्स, क्योंकि क्रैश तो होना ही था। ग्लाइडर एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने एक के बाद एक ग्लाइडर बनाए। 1900 ग्लाइडर बहुत अनस्टेबल था। 1901 ग्लाइडर थोड़ा बेटर, पर स्टिल नॉट गुड। 1902 ग्लाइडर कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया, रडर, एलिवेटर, विंग वॉर्पिंग। अब उन्हें फ्लाइट पर कंट्रोल मिला, पर कुछ मिसिंग था, पावर।
चैप्टर एंड मोमेंट वी नीड अ मोटर। विल्बर ने एक रात कहा, ऑरविल, अब बस हवा से नहीं चलेगा, अब हवा के खिलाफ उड़ना है। ऑरविल ने सिर हिलाया। देन वी बिल्ड आवर ओन इंजन। उसी रात उन्होंने खाना नहीं खाया। दोनों भाइयों ने पेपर, पेंसिल और अपने पूरे जुनून के साथ उस मशीन की रूपरेखा बनानी शुरू की जो इंसानों को आकाश तक पहुंचा सकती थी। 1902 किटी हॉक। हमने सिर्फ उड़ने की मशीन नहीं बनाई, हमने एक ऐसा सपना बनाया है जो कभी धरती से ऊपर नहीं जाएगा बल्कि पूरे आकाश में समा जाएगा। ऑरविल राइट। सर्दी का मौसम था। किटी हॉक के रेतीले किनारे पर राइट ब्रदर्स ने फिर से अपने नए ग्लाइडर के लिए टेस्ट शुरू किया। वे जानते थे कि हवा को समझे बिना उड़ने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनके पास कोई बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास था एक जुनून हवा को समझने का, उसे अपने पक्ष में करने का। पहले वे केवल ग्लाइडर्स पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि बिना इंजन के यह सब व्यर्थ है। बिना इंजन के विमान उड़ान भरने में सक्षम नहीं हो सकते थे। उन्हें चाहिए था एक शक्तिशाली और हल्का इंजन जो विमान को हवा में खींच सके। अब उनके सामने एक और चुनौती थी, न केवल इंजन बनाना बल्कि उसे अपनी मशीन में फिट भी करना था। राइट ब्रदर्स ने तय किया कि वे खुद ही एक इंजन बनाएंगे, क्योंकि बाजार में ऐसा कोई हल्का इंजन नहीं था जो उनके विमान के वजन को संभाल सके। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि बिना इंजन के उनका सपना कभी साकार नहीं हो सकता। विल्बर और ऑरविल ने मिलकर अपने छोटे से वर्कशॉप में काम शुरू किया। वे जानते थे कि एक अच्छे इंजन के लिए न केवल शक्ति की आवश्यकता है, बल्कि उसे हल्का भी होना चाहिए ताकि विमान को उड़ाने में कोई कठिनाई न हो। इस समय तक उनके पास केवल साइकिल रिपेयर की दुकान से मिली हुई तकनीकी जानकारी थी, लेकिन यह वही तकनीकी जानकारी थी जिसने उन्हें कुछ नया करने की ताकत दी थी। उन्होंने एक छोटा इंजन डिजाइन किया जो केवल 12 हॉर्स पावर का था, हल्का, मजबूत और तेज। यह इंजन किसी भी पुराने इंजन से बहुत बेहतर था जो उस समय उपलब्ध थे। इन्होंने इसे अपनी विमान की शरीर में फिट किया और इसे राइट इंजन का नाम दिया। द फर्स्ट फ्लाइट अटेम्प्ट 1903 के दिसंबर में, जब उनके ग्लाइडर मॉडल तैयार हो चुके थे, तो राइट ब्रदर्स ने पहला इंजन चालित विमान बनाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक कदम होगा, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। 17 दिसंबर 1903 को एक ठंडी सुबह राइट ब्रदर्स ने अपने विमान फ्लायर को पहली बार उड़ाने का निर्णय लिया। यह विमान उनका पहला इंजन चालित विमान था। उन्होंने विमान की डिजाइन में और भी सुधार किए। अब विमान पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका था और उन्होंने इसे राइट फ्लायर 3 का नाम दिया। अब उनके काम का सम्मान विदेशों में भी होने लगा। पहले फ्रांस और फिर इंग्लैंड में राइट ब्रदर्स के विमान की उड़ान ने हर जगह तहलका मचाया। 1909 तक राइट ब्रदर्स ने विमान के पायलट के तौर पर अपनी छाप छोड़ दी। इस दौरान उन्होंने कई देशों में विमान उड़ाए और उनकी तकनीकी खोजों के लिए उन्हें सम्मान मिला। राइट ब्रदर्स की सफलता ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया और इसके बाद मानव उड़ान की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। द ईयर 1904 से 1905 डेटन, ओहायो। राइट ब्रदर्स ने किट्टी हॉक में अपनी पहली सफलता के बाद दुनिया को अपनी उड़ान की ताकत दिखा दी थी। लेकिन असल चुनौती अभी बाकी थी। दुनिया ने उनकी उपलब्धि को कैसे माना? क्या वे इस सफलता को पुख्ता कर पाएंगे या इसे नकार दिया जाएगा? उनकी पहली उड़ान के बाद एक और बड़ी लड़ाई शुरू हुई और वह थी सार्वजनिक स्वीकृति और वैज्ञानिक समुदाय से मान्यता। हमने उड़ने का सपना देखा था, लेकिन क्या दुनिया इसे साकार होने देगी? विल्बर राइट ब्रदर्स के लिए यह मुश्किल था कि वे अपनी सफलता को साबित कर पाएं।
उनके समय में न तो इंटरनेट था न सोशल मीडिया। लोग जो भी सुनते थे वह समाचार पत्रों, किताबों और उन चंद वैज्ञानिकों से आता था जो खुद इन चीजों के बारे में संकोच करते थे। किट्टी हॉक में की गई पहली उड़ान का सच तुरंत सार्वजनिक नहीं हुआ। अखबारों ने इसे तुच्छ माना और विज्ञान समुदाय ने इसे एक खेल की तरह देखा। यही नहीं, कई वैज्ञानिकों ने राइट ब्रदर्स के काम पर तर्क किया कि यह सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना हो सकती है, कोई असली सफलता नहीं। राइट ब्रदर्स का सबसे बड़ा संघर्ष पेटेंट से जुड़ा हुआ था। उन्होंने न केवल दुनिया का पहला उड़ने वाला विमान बनाया, बल्कि विमान के उड़ने के नियंत्रण कंट्रोल का तरीका भी पेटेंट कराया था। इस पेटेंट में वे यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने हवा में उड़ान भरने के लिए जरूरी सभी तंत्र और नियंत्रण प्रणाली का आविष्कार किया था। लेकिन दुनिया में कई और लोग थे जो विमान के बारे में शोध कर रहे थे। इंग्लैंड के सैमुएल लंगले और फ्रांस के एल्बर्टो सैंटस डुमोंट जैसे बड़े नाम राइट ब्रदर्स के काम से पहले ही उड़ान भरने का दावा कर रहे थे। उनका कहना था कि राइट ब्रदर्स ने बहुत सारे विचारों को चुराया था और कोई नई बात नहीं की थी। इससे राइट ब्रदर्स को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा, पेटेंट विवाद। ये विवाद इतने बड़े हो गए कि उनके काम को सही तरह से मान्यता नहीं मिल पा रही थी। कई अदालतों में केस भी दर्ज किए गए थे और बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि राइट ब्रदर्स ने दुनिया को सबसे पहले उड़ने वाली मशीन दी थी। विल्बर राइट ने यह समझने में देर नहीं लगाई कि उनका काम केवल तकनीकी सफलता नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। उन्होंने देखा कि अगर ये लड़ाई जीतनी है तो उन्हें विज्ञान और मानवता की सेवा में इसे साबित करना होगा। उनका दिमाग न केवल मशीन में था, बल्कि उन्होंने यह भी सोचा कि कैसे मानवता इसे स्वीकारेगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस स्तर की पेटेंट लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन यह उनका भाग्य था, उनकी सफलता को नकारने वाले भी उनके विचारों को नकार नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 1905 तक राइट ब्रदर्स के विमान का डिजाइन और उड़ान इतना परिपक्व हो चुका था कि उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन करना शुरू किया। पहले उन्होंने अमेरिका में कई उड़ानें की और लोगों को दिखाया कि उनका विमान पूरी तरह से काम करने योग्य था। लेकिन असली पहचान तब मिली जब वे फ्रांस और इंग्लैंड में गए और वहां के विमान विशेषज्ञों को अपने विमान के उड़ने का तरीका दिखाया। फ्रांस में एक बड़ा प्रदर्शनी हुआ था जिसमें राइट ब्रदर्स के विमान ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं राइट ब्रदर्स को अपने विमान के पायलट के तौर पर सशक्त पहचान मिली। लुइस ब्लेरियट, जो बाद में चैनल के पार पहली उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने, ने राइट ब्रदर्स की तकनीकी उत्कृष्टता को खुले तौर पर स्वीकार किया। शाखाओं का विस्तार। इस वैश्विक पहचान के बाद राइट ब्रदर्स ने विमान के व्यावसायिक प्रयोग की शुरुआत की। 1909 में उन्हें पहली बार अमेरिकी सेना से एक बड़ा अनुबंध मिला। उन्हें एक सैन्य विमान बनाने का आदेश दिया गया, जिससे उनका नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। अब उनका सपना एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वे जानते थे कि अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ विमान की उड़ान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके देश और दुनिया के लिए एक नई तकनीकी क्रांति थी। वहीं पर राइट ब्रदर्स ने खुद को साबित किया। उनके विमान का पेटेंट सचमुच दुनिया को बदलने वाला था। उन्होंने न केवल विमान का आविष्कार किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि उड़ने के लिए तकनीकी नियंत्रण संभव है। सालों बाद राइट ब्रदर्स के योगदान को पूरी दुनिया ने सराहा। उनके पेटेंट को कानूनी तौर पर भी स्थिर किया गया और अंततः उन्हें हर जगह पुरस्कार और सम्मान मिला। हालांकि वे अपनी सारी उपलब्धियों को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं मनाते थे, क्योंकि उन्हें सच्चे वैज्ञानिकों की तरह विश्वास था कि उनका काम किसी मान्यता से अधिक है। 1912 डेटन, ओहायो। विल्बर और ऑरविल राइट ने जब पहली बार आसमान में उड़ान भरी तो उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, उड़ान।
लेकिन वे जानते थे कि यह शुरुआत भर थी। उनके पास महज एक छोटे विमान और कुछ इंजन के साथ केवल अपनी कड़ी मेहनत और मेहनत का परिणाम था। यह एक बड़ा सपना था, लेकिन उनका असली कार्य था उस सपने को वास्तविकता में बदलना। विल्बर की मृत्यु और राइट ब्रदर्स का परिवर्तन कभी नहीं सोचा था कि राइट ब्रदर्स का सफर इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। विल्बर की अचानक मृत्यु 1912 में हो गई, जब वह सिर्फ 45 साल के थे। यह उनके जीवन का सबसे दुखद क्षण था और उनके भाई ऑरविल के लिए यह एक असहनीय आघात था। उनके बिना जीवन जीना और उस असंभव सपने को अकेले पूरा करना बहुत मुश्किल था। विल्बर की मृत्यु के बाद ऑरविल ने राइट ब्रदर्स के साम्राज्य का नेतृत्व किया, लेकिन ऑरविल ने अपनी मेहनत और अपने भाई के सपनों को आगे बढ़ाया और वह जानता था कि विल्बर की आत्मा उनके साथ है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। विल्बर और ऑरविल ने अपनी पूरी जिंदगी हवा की दिशा को बदलने में लगा दी थी। राइट ब्रदर्स ने जो कदम उठाए, उनका प्रभाव सिर्फ एक विमान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी नई दुनिया को जन्म दे रहा था जहां आकाश का विस्तार किया जा सकता था। ऑरविल ने सोचा कि वह दुनिया को यह बताने का सही तरीका निकालेगा कि मानव उड़ान एक तकनीकी उपलब्धि से कहीं ज्यादा है, यह संभावनाओं का विस्तार है। उड़ान ने केवल जमीन के ऊपर एक सीमित जीवन को नहीं बदल दिया, बल्कि पूरे विश्व को जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन अब चुनौती थी विमानों के व्यावसायिक उपयोग के साथ साथ उस तकनीक को और भी परिष्कृत कैसे किया जाए। ऑरविल ने राइट फ्लायर 3 के बाद कई और विमानों पर काम किया जो युद्ध के लिए उपयोगी थे और साथ ही व्यापार के लिए। राइट ब्रदर्स का काम दुनिया के लिए सिर्फ एक शुरुआत था। उनके विमान ने साबित कर दिया था कि उड़ान सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बन चुकी थी। दूसरे देशों ने भी विमानन में कदम रखना शुरू किया। जल्द ही यूरोप, एशिया और बाकी दुनिया में विमानन का विकास तेजी से होने लगा। राइट ब्रदर्स की सफलता ने न केवल अमेरिकी विमानन उद्योग को प्रेरित किया, बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखलाई। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान विमानन का महत्व पूरी दुनिया ने महसूस किया। युद्ध में विमान का इस्तेमाल हुआ और इसके बाद वाणिज्यिक विमानन का विकास भी तेजी से हुआ। राइट ब्रदर्स की तकनीक और उनके द्वारा बनाई गई नियंत्रित उड़ान प्रणाली ने विमानन के भविष्य को आकार दिया। ऑरविल राइट ने विल्बर के निधन के बाद राइट एरोप्लेन कंपनी का नेतृत्व किया और अगले कुछ वर्षों में विमान निर्माण के व्यवसाय को बढ़ाया। उन्होंने 1919 में अमेरिकन एयरलाइन के पहले एयरलाइन मार्ग की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन विमानन की दिशा बदलने के लिए समर्पित था और वे जानते थे कि अब इस तकनीक के विस्तार के लिए और ज्यादा मेहनत और ध्यान की आवश्यकता है। राइट ब्रदर्स की विरासत और आधुनिक विमानन। आज राइट ब्रदर्स का नाम दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और आविष्कारकों में लिया जाता है। उनके योगदान ने विमानन की पूरी दुनिया को बदल दिया। वे सिर्फ पहली उड़ान नहीं भर पाए, बल्कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान के सपने केवल जमीन पर नहीं रह सकते, वह आकाश में भी उड़ सकते हैं। राइट ब्रदर्स के योगदान को समझने के लिए हमें सिर्फ उनके द्वारा बनाई गई पहली उड़ान को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा स्थापित की गई तकनीकी नींव को भी समझना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से विमान के नियंत्रण प्रणाली पर काम किया और नए इंजन और डिजाइन बनाए, वह आज भी हर विमान के आधार में है। विल्बर और ऑरविल राइट की उपलब्धियों का असर केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज, विज्ञान और मानवता के लिए एक स्थायी धरोहर बन गया। उनका सपना न केवल आकाश को छूने का था, बल्कि यह दिखाने का भी था कि अगर विश्वास और जुनून से काम किया जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। उनकी यात्रा यह साबित करती है कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो समाज की आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद आपको आगे बढ़ना चाहिए।
उड़ान का सपना आज भी उनके नाम से जुड़ा हुआ है और उनका योगदान हर उड़ान में महसूस किया जाता है। वह पंखों से अधिक मनुष्यता के लिए नए रास्ते छोड़ गए हैं, जो आज भी पूरी दुनिया में उड़ान भरते हैं।